कुपोषण एक ऐसा चक्र है जिसके चंगुल में बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही आ जाता है। यह जन्म के बाद आनुवांशिक रूप से प्राप्त शारीरिक विकास के जीन्स होने के बाद भी विकास अवरुद्ध करने लगता है तथा एक स्तर के बाद मानसिक विकास को भी अवरुद्ध करता है। बहुत छोटे बच्चों को, विशेषकर जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को भोजन के माध्यम से पर्याप्त पोषण आहार न मिलने के कारण उनमें कुपोषण जन्म लेता है, जिसके कारण बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है तथा छोटी छोटी बीमारियां उनकी मृत्यु का कारण बन जाती हैं। शरीर को लंबे समय तक संतुलित आहार की प्राप्ति न होने से शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अनुपस्थिति में शरीर का विकास रुक जाता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण शरीर रोगग्रस्त होने लगता है। बच्चों एवं महिलाओं में अधिकांशतया रोग कुपोषण के कारण ही होते हैं। भारत में मुख्यतः बच्चों में कुपोषण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और फास्ट फूड खाद्य पदार्थों को मुख्य आहार के रूप में लिए जाने के कारण मोटापे के रूप में पाया जाता है। तो आइए जानें कुपोषण को हम कैसे पहचानेंगे। मानव शरीर को संतुलित आहार के जरूरी तत्व लंबे समय तक न मिलने के कारण अनेक शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति के कुपोषित होने की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे जन्म के समय शरीर का वजन कम होना, शरीर की वृद्धि रुक जाना, मांसपेशियों का ढीला होना अथवा सिकुड़ जाना, झुर्रियाँ युक्त पीले रंग की त्वचा पड़ जाना, कार्य करने पर जल्दी जल्दी थकान आना, मन में उत्साह का अभाव, चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना, बाल रूखे और चमक रहित होना, चेहरा कांतिहीन, आँखें धसी हुई तथा उनके चारों ओर काला घेरा बनना, शरीर का वजन कम होना या अत्यधिक होना या कमजोरी हो जाना, नींद एवं पाचन क्रिया का गड़बड़ होना, हाथ पांव पतले और पेट बड़ा होना और शरीर में सूजन आना। यह लक्षण अक्सर बच्चों में पाया जाता है। यह सभी लक्षण प्रथम दृष्टया कुपोषण की ओर इशारा करते हैं। कुपोषण के प्रकार क्या हैं? सामान्यतः भोजन की उपलब्धता के आधार पर कुपोषण को 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है अल्प पोषण। यह स्थिति शरीर को पर्याप्त एवं आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं होने के कारण उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप शरीर प्रोटीन, ऊर्जा से ग्रसित हो जाता है। प्रोटीन की अल्पता के कारण शारीरिक विकास बाधित होता है तथा ऊर्जा की कमी होने के कारण शरीर थोड़ा भी कार्य करने में जल्दी ही थकान का अनुभव करता है। अल्प पोषण 2 कारणों से होता है। व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भरपेट भोजन उपलब्ध न होना और दूसरा, व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन तो उपलब्ध होता है परंतु भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी रहती है। दूसरी स्थिति है अति पोषण। इस स्थिति में व्यक्ति आवश्यकता से अधिक ऊर्जा या कैलोरी को अपने आहार में सम्मिलित कर लेता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में वसा के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। इस स्थिति को हम अति पोषण द्वारा उत्पन्न कुपोषण के नाम से जानते हैं। अब यदि बात करें हम छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों में कुपोषण के कई प्रकार हैं और इसमें पहला है स्टनिंग। इसमें बच्चे का वजन और लंबाई में विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। दूसरी स्थिति है वेस्टिंग। ये एक ऐसी समस्या है जो खासकर किसी लंबे संक्रमण या बीमारी होने की स्थिति में होती है। ऐसे में बच्चे में अचानक से जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। एक और स्थिति है क्वासियोरकर। ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जो प्रोटीन और ऊर्जा की अत्यधिक कमी के कारण पैदा होती है। इसमें बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा शरीर में सूजन आ जाती है। कुपोषण की दूसरी स्थिति मरासमस में कैलोरी और ऊर्जा की अत्यधिक कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। इस स्थिति में
टिश्यू और मांसपेशियां ठीक से विकसित नहीं हो पाते। और सामान्यतः माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण विटामिन ए, मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड, जिंक, कॉपर या आयरन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व बच्चों में कुपोषण की समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो अभी हम ये जानेंगे कि कुपोषण का प्रभाव कब तक रहता है। कुपोषण का प्रभाव जन्म से पहले शुरू होता है तथा 6 महीने से 3 वर्ष की अवधि में तीव्रता से बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप दृष्टिबाधिता, मृत्यु, कम दक्षता या आईक्यू लेवल में 15% तक की कमी देखी गई है। अब ये है कि बच्चों को कुपोषण से किस प्रकार बचाया जाए। तो बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक अधिक से अधिक स्तनपान कराएं। माताओं को चाहिए कि 6 माह की आयु के बाद ही फलों के रस के साथ फैट, शुगर और सोडियम की मात्रा युक्त खाद्य पदार्थों का भी सेवन कराएं। अगर किसी कारणवश माँ दूध पिलाने में असमर्थ हो तो इस स्थिति में डॉक्टरी सलाह के साथ गाय का दूध अथवा फॉर्मूला मिल्क दें। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए खाद्य पदार्थों से उचित मात्रा में ऊर्जा, विटामिन ए और मिनरल्स की मात्रा सुनिश्चित करनी चाहिए। बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, लिनोलेइक तथा अल्फा लिनोलेइक एसिड युक्त खाद्य पदार्थ प्रतिदिन शामिल होने ही चाहिए। खान पान के साथ साथ बच्चों को ध्यान दें कि शारीरिक रूप से भी वो सक्रिय रहें। अब खाने की बात है तो हम देखते हैं कि मोटे अनाजों को किस प्रकार से कुपोषण से लड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भारत में उपयोग होने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं मडुआ, जिसे हम रागी भी कहते हैं, मांदिरा या सांवा या झंगोरा, कौड़ी जिसे कंगनी के नाम से भी जानते हैं, चीना, कुटकी, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार और भी कई सारे मोटे अनाज हैं जिन्हें प्रयोग किया जाता है। मोटे अनाजों में प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज लवण तथा विटामिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सामान्यतः मोटे अनाजों में ऊर्जा की मात्रा गेहूं तथा चावल के लगभग बराबर तथा प्रोटीन की मात्रा चावल से कहीं अधिक होती है। खनिज तत्वों में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, सल्फर तथा क्लोरीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। रागी में कैल्शियम की मात्रा सभी अनाजों की तुलना में कई गुना होती है। मोटे अनाजों में विटामिन बी व रेशे की मात्रा भरपूर होती है। रेशेयुक्त अनाज मधुमेह, हृदय रोग तथा कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। प्रति पोषक तत्व जैसे टैनिन तथा फाइटिक अम्ल की मात्रा भी मोटे अनाजों में अधिक होती है, परंतु सही संसाधन के प्रयोग से इसकी मात्रा कम हो जाती है। मोटे अनाजों की पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए इनका उपयोग कुपोषण दूर करने में किया जा सकता है। आइए जानें मोटे अनाजों के प्रयोग की क्या तकनीक है जिससे कि पोषण सही मात्रा में प्राप्त किया जा सके। तो मोटे अनाजों के संसाधन की सही विधि प्रयोग न करने से इनमें प्रति पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। मोटे अनाजों से विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट एवं पौष्टिक व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं जो किसी भी आयु वर्ग तथा आय वर्ग के लिए उपयोगी रहते हैं। इसमें बहुत ही सरलता से विभिन्न व्यंजनों में इनका उपयोग किया जा सकता है। और पहली विधि है लावा या भूनने की विधि। इसमें हम कढ़ाई में 1 कटोरी नमक या रेत डालकर उसे गर्म कर लेते हैं। फिर कढ़ाई में मोटे अनाज के दानों को डालकर 1.5 से 2 मिनट तक तेज आंच पर उसे भूनें या पकाएं। दाने फूट जाएंगे। अब लोहे की छलनी से छानकर नमक अलग कर लें और जो दाने न फूटे हों उन्हें पीसकर अन्य व्यंजनों में उपयोग करें। दूसरी विधि है अंकुरित करके माल्ट बनाने की विधि। इसमें मोटे अनाज के दानों को साफ करके
लगभग 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। उसके बाद दानों को बारीक कपड़े में बांधकर अंकुरित करने के लिए रख दें। जब 1 सेंटीमीटर लंबे अंकुर निकल आएं, तब दानों को थाली में फैलाकर धूप में अच्छी तरह सुखा लें। दानों के सूखने के बाद हाथ से रगड़कर अंकुरों को अलग कर लें। दानों को कढ़ाई में हल्की आंच पर 8 से 10 मिनट तक गर्म करें। भुने दानों को बारीक पीसकर आटा बना लें और बारीक छलनी से छानकर अलग रख दें। इसके बाद है बहुउपयोगी या मल्टीपर्पज़ आटा बनाने की विधि। तो मल्टीपर्पज़ आटा बनाने के लिए किसी भी अनाज का माल्ट का आटा लें और इसमें भुनी हुई मूंगफली या भुनी हुई काली सोयाबीन का आटा या गेहूं के माल्ट का आटा मिला लें। छोटे बच्चों के लिए इस आटे में दूध का पाउडर मिलाया जा सकता है और साथ ही इसमें मीठा मिलाकर उन्हें खिलाएं। इस आटे को एक एयर टाइट डिब्बे में भंडारित करें और आवश्यकता अनुसार रोज़मर्रा के व्यंजन जो भी हम घर में पकाते हैं उसमें उपयोग करें। तो श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सितंबर माह अंतर्राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। आप सब भी जागरूक रहें और पोषण युक्त आहार को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं।